हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है नेटवेव इंस्टीट्यूट। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ यूनिट नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट। दोस्तों, इस यूनिट के अंदर आपको जो बताया है उसमें प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में समझाया है। सीक्वेंशियल और डायरेक्ट एक्सेस क्या होते हैं, इंडेक्स सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड्स क्या होते हैं, ये बताया हुआ है। उसके बाद फिर इन्होंने डिवाइसेस के बारे में बताया हुआ है कि डिवाइसेस कितने स्टोरेज डिवाइसेस को किन किन कैटेगरी में डिवाइड किया है और किस तरह से बांटा गया है और उनके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। तो दोस्तों, चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं यूनिट नंबर थर्ड। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा स्टोरेज और मेमोरी में अंतर क्या होता है। दोस्तों, जो फाइल्स हम लोग वहाँ पे सिस्टम पे रखते हैं वो उसकी कैपेसिटी होती है, वो उसकी स्टोरेज होती है। जैसे कि आपने बोला कि मेरी इंटरनल मेमोरी 128 GB की है। 128 GB मतलब मैं 128 GB की फाइल्स वहाँ पे रख सकता हूँ, ठीक है। और मेरी रैम जो है वो 6 GB है। अगर रैम वहाँ पे 6 GB है मतलब वो आपकी मेमोरी हो गई, मतलब वो आपका वर्किंग एरिया हो गया, वहाँ पे कंप्यूटर या मोबाइल आपका काम करेगा। और आपकी जो स्टोरेज हो गई वो आपकी 128 GB हो गई, वहाँ पे फाइल सिस्टम या मोबाइल या कंप्यूटर वहाँ पे फाइल्स को स्टोर करेगा। चलिए, ये था आपका स्टोरेज और मेमोरी। अब मेमोरी के बारे में थोड़ा सा और डिस्क्रिप्शन देना चाहता हूँ। आपने देखा होगा आपके फ़ोन में या मोबाइल में या लैपटॉप में लिखा रहता है कि 6 GB रैम है, 1 TB हार्ड डिस्क है, 4 GB रैम है, 512 GB हार्ड डिस्क है, या फिर इस तरह से आपके कॉन्फ़िगरेशंस रहते हैं। तो दोस्तों, ये GB, TB, KB क्या होता है, तो ये मैं आज आपको समझा रहा हूँ। देखिए, जैसे कि सबसे छोटी यूनिट जो होती है मेमोरी की वो होती है बिट। अब बिट का मतलब क्या होता है? बिट का मतलब होता है कि इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय 0 एंड 1। वो 0 और 1 के रूप में आपको रिप्रेजेंट की जाती है, ठीक है। मतलब या तो वो 0 रहेगी या वो 1 रहेगी, वो दोनों मतलब या दोनों में से कोई एक ही रह सकती है। तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है मेमोरी की। अगर ये 4 बिट मिल जाती हैं, 4 बिट्स अगर मिलती हैं तो ये 1 निबल बनाती हैं। 1 निबल इक्वल टू 4 बिट्स। जब ये 8 बिट्स मिलती हैं तो वो बाइट बनाती है, ठीक है। जब वो 4 बिट्स मिलती है तो निबल बनाती है, 8 बिट्स मिलती है तो बाइट बनाती है। अब 1024 बाइट मिलती है तो वो 1 KB बनाती है, मतलब 1 किलोबाइट इक्वल टू 1024 बाइट, ठीक है। 1024 KB अगर मिलती है तो वो MB बनाती है, मतलब 1 MB इक्वल टू 1024 KB। 1024 MB इक्वल टू 1 GB। अगर 1 GB इक्वल टू 1024 MB, मतलब 1024 MB मिलेगा तो 1 GB मिलेगा। 1024 GB इक्वल टू 1 TB, ठीक है। जब 1024 GB मिलेगा तो वो 1 TB मिलेगा, TB रहेगा। और 1024 TB इक्वल टू 1 PB, पेटाबाइट, ठीक है। तो गीगाबाइट मतलब MB मेगाबाइट, GB गीगाबाइट, TB टेराबाइट और PB पेटाबाइट, ठीक है। कई जगह आपको ये जो क्वांटिटी है ये 100 मिलती है। दोस्तों, वो गलत है, वो नहीं हो सकती। क्वांटिटी 1024 ही होगी। जैसे 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं, वैसे इसमें अगर 1 किलोग्राम है, 1 किलो बाइट है, सॉरी 1 किलो बाइट है तो 1 किलो बाइट के अंदर 1024 बाइट्स ही होंगी। और 1 टेराबाइट है तो 1024 गीगाबाइट ही होंगी। तो ये थी आपकी मेमोरी की कैपेसिटी, किस तरह से डेटा कैसे स्टोर होता है, उनकी कैपेसिटी क्या होती है। हार्ड डिस्क में GB, TB, KB क्या होता है वो मैंने आपको समझाया। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो अगला टॉपिक है वो है प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस। तो ये तो अपन फर्स्ट यूनिट में भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन दोबारा मैं आपसे, क्योंकि सिलेबस में दिया हुआ है इसलिए मैं दोबारा आपसे डिस्कस करूंगा प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। मैंने अभी आपको बताया कि जो वर्किंग एरिया होता है, ठीक है, वो कहलाता है मेमोरी, और जहाँ पे हम डेटा रखते हैं वो कहलाता है स्टोरेज, ठीक है। तो जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो सिस्टम का या मोबाइल का वर्किंग एरिया होता है, ठीक है। और जहाँ पे हमारी फाइल्स स्टोर होती हैं वो हमारा स्टोरेज से सेकेंडरी मेमोरी होती है, ठीक है। अब प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी अलग अलग क्यों है? क्यों हम लोग सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ नहीं कर सकते प्राइमरी मेमोरी की जगह? क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, जो CPU होता है उसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है,
ठीक है, और वो उतनी स्पीड से ट्रांजेक्शन्स करता है। जैसे सीपीयू की स्पीड अगर मान लीजिए 1 सेकंड में लाख ट्रांजेक्शन्स करने की है, मतलब 1 सेकंड में वो 1 लाख ट्रांजेक्शन्स परफॉर्म करता है, तो मेमोरी भी उसके हिसाब से होनी चाहिए जो उतनी स्पीड से डेटा को इनपुट और आउटपुट ले सके। तो सेकेंडरी मेमोरी की कैपेसिटी इतनी नहीं होती, सेकेंडरी मेमोरी की कैपेसिटी इतनी नहीं होती कि वो इतनी स्पीड से इनपुट और आउटपुट ले सके, क्योंकि वो स्लो होती है। लेकिन जो प्राइमरी मेमोरी होती है, जो रैम होती है, जो कैश होती है, इनकी स्पीड बहुत तेज़ होती है। और ये सीपीयू के साथ, सीपीयू की स्पीड से तो नहीं, पर थोड़ा सा कम स्पीड से ही सही, लेकिन उतने उस स्पीड से डेटा को अपने अंदर इनपुट और डेटा को आउटपुट दे सकती है। इसलिए कंप्यूटर जो सीपीयू है, जब सबसे पहले ट्रांजेक्शन्स करता है तो वो रैम पे कैश पे ट्रांसफ़र करता है, ये मेमोरी सीपीयू के अंदर रहती है, और उसके बाद फिर वो जो भी डेटा है वो रैम पे ट्रांसफ़र होता है, क्योंकि रैम थोड़ी सी स्लो होती है कैश के अपेक्षा। तो ये हमारी वोलेटाइल मेमोरी होती है, ठीक है ना। अब क्योंकि मैंने बताया कि कैश तो सीपीयू के अंदर ही होती है, ठीक है, और रैम जो कैश के अंदर डेटा आता है वो फिर रैम के अंदर जाता है, तो इसलिए सीपीयू इनको डायरेक्ट एक्सेस करता है, ठीक है। पर जब हम, और ये जो प्राइमरी मेमोरी होती है रैम और कैश, वो वोलेटाइल मेमोरी होती है। वोलेटाइल का मतलब ये होता है दोस्तों कि इसके अंदर जब तक लाइट रहती है, जब तक डेटा रहता है, लाइट जाने के बाद डेटा इरेज हो जाता है, डेटा चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये वोलेटाइल मेमोरी है, ठीक है। आपने कभी देखा होगा, आप कोई कंप्यूटर में काम कर रहे हो, अगर आपने फाइल को सेव नहीं किया, आप काम करते करते लाइट चली गई, तो जो फाइल अगर आपने सेव नहीं की तो वो फाइल इरेज हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो आपके वर्किंग स्पेस के अंदर है, अभी स्टोरेज के अंदर नहीं पहुंची है। वर्किंग स्पेस के अंदर है मतलब वो अभी आपकी रैम के अंदर है, वो स्टोरेज के अंदर नहीं पहुंची, ठीक है। लेकिन अगर उसको आप एक बार सेव कर देते हो तो वो हार्ड डिस्क के अंदर पहुंच जाती है, स्टोर हो जाती है। अब लाइट जाने पर भी वो डेटा नहीं जाएगा, जहां तक आपने स्टोर किया है, जहां तक आपने सेव किया है, वो वहां तक सेव रहेगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, डायरेक्टली एक्सेस बाय सीपीयू। मैंने आपको बताया कैश मेमोरी तो सीपीयू के अंदर ही होती है, इसलिए ये डायरेक्ट सीपीयू से एक्सेस होती है, ये सीपीयू के द्वारा डायरेक्टली एक्सेस नहीं की जाती है, ठीक है। रैम के अंदर जो डेटा आता है उसके बाद फिर वो एसडीडी में जाता है, मतलब फर्स्ट जो है वो कैश है जो डेटा ट्रांसफर होगा, सेकंड जो डेटा ट्रांसफर होगा वो रैम पे होगा, सेकंड है, और थर्ड अपना एसडीडी है, ठीक है। ये थर्ड है, मतलब जब सबसे आखिरी में डेटा हार्ड डिस्क के अंदर जाता है। मैंने भी आपको बताया कि कैश मेमोरी और रैम बहुत फास्ट होती है, तो डेटा एक्सेस बहुत फास्ट होता है, ये स्लो होता है। ये स्मॉलर इन साइज होती है, ठीक है, स्मॉलर साइज है क्योंकि ये बहुत कॉस्टली भी आती है, और इसलिए स्मॉलर इन साइज रहती है, ये लार्जर इन साइज रहती है। जो आपने बोला 128 GB का हमारा स्टोरेज है, मतलब कि हम 128 GB के अंदर डेटा को एक्सेस कर रहे हैं, और 6 GB मेरी रैम है। रैम मतलब क्या है? हमारा वर्किंग स्पेस। 6 GB इज मच लेसर देन 128 GB, ठीक है, काफ़ी अंतर होता है। इसलिए ये जो होती है लार्जर इन साइज होती है, ये स्मॉलर इन साइज होती है। डायरेक्टली इंस्टॉल ऑन द मदरबोर्ड, मदरबोर्ड के ऊपर डायरेक्टली इंस्टॉल रहती है। कैश तो सीपीयू के अंदर ही रहती है, और ये रैम मदरबोर्ड के ऊपर इंस्टॉल रहती है, ठीक है। ये भी मदरबोर्ड के ऊपर ही इंस्टॉल रहती है, पर इसको केबल से कनेक्ट किया जाता है। इसमें एक पॉइंट छूटा हुआ है दोस्तों, इट इज कॉस्टली। ये कॉस्टली होती है और ये चीप होती है। तो दोस्तों ये था मेरा डिस्कशन प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं, आगे के टॉपिक को डिस्कस करते हैं। आगे का टॉपिक है फाइल रिट्राइवल मेथड्स। अब दोस्तों सिस्टम पे मैं फाइल्स को एक्सेस करता हूँ, फाइल्स को खोलता हूँ, ओपन करता हूँ, तो इसके 3 तरीके हो सकते हैं, ठीक है। या तो मैं उसको सीक्वेंशियली एक्सेस करूँगा, लाइन बाय लाइन एक्सेस करूँगा, ठीक है, या फिर मैं उसको डायरेक्टली एक्सेस करूँगा, या फिर मैं इंडेक्स सीक्वेंशियल एक्सेस करूँगा। अभी हम इसके तीनों के बारे में समझेंगे। अब देखिए आपका जो सिस्टम है उसमें फाइल्स को स्टोर किया गया है, ठीक है। अब फाइल्स कैसे स्टोर की जाती है वो तो आपको दिखती नहीं है कि अंदर एक्चुअली प्रोसेसिंग हो क्या रही है, फाइल्स कैसे स्टोर हो रही हैं, ठीक है। परंतु हम ऐसा कह सकते हैं कि ये 3 तरीके, कंप्यूटर इन 3 तरीकों से फाइल्स को स्टोर करता है, और इस तरीके से हम इनको एक्सेस भी कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन लोग आते हैं सीक्वेंशियल एक्सेस के अंदर। जैसे कि नाम से ये सीक्वेंशियल का मतलब होता है कि मैं जो है फाइल्स को सीक्वेंशियली लाइन से एक्सेस करूंगा। लाइन से एक्सेस करूंगा मतलब मैं अगर फाइल्स बनी हुई हैं,
फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2, फाइल नंबर 3, फाइल नंबर 4, फाइल नंबर 5, फाइल नंबर 6, और मुझे फाइल नंबर 5 को एक्सेस करना है तो मुझे फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2, फाइल नंबर 3 और फाइल नंबर 4 से निकलना पड़ेगा, और उसके बाद ही मैं फाइल नंबर 6 पे पहुंचूंगा। ठीक है, तो ये मेरा हो गया सीक्वेंशियल एक्सेस। ठीक है, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपके जो ऑडियो कैसेट्स थे या वीडियो कैसेट्स थे। अगर आपको तीसरे नंबर का गाना सुनना हो तो आपको पहले 2 गानों को फॉरवर्ड करना पड़ता था, मतलब उन फाइल से निकलना ही पड़ता था। ठीक है, ये आपका सीक्वेंशियल एक्सेस हो गया। सेकेंड आता है डायरेक्ट एक्सेस। अब डायरेक्ट एक्सेस में क्या होता है, आपका सबसे अच्छा एग्जांपल हो गया सीडी। आपको सीडी या डीवीडी, आपको 5वें नंबर का गाना सुनना है, आपने 5 दबाया वहां से रिमोट पे से, 5वें नंबर का गाना चालू हो गया। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो डायरेक्ट एक्सेस है, डायरेक्टली 5वें पे जाकर वो डेटा को एक्सेस कर लेता है, इसलिए डायरेक्ट एक्सेस है। इंडेक्स सीक्वेंशियल बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे अच्छा मैंने भी आपको बताया सीक्वेंशियल फाइल। देखिए मैंने अभी एग्जांपल बताया हुआ है कि किस तरह सीक्वेंशियल फाइल काम करती है, या सीक्वेंस में डेटा रखा हुआ है। अगर आपको 3rd नंबर का डेटा एक्सेस करना है तो आपको इन चारों से निकलना पड़ेगा, तब 3rd नंबर के डेटा पे आप आ पाओगे। आपको 4th नंबर के डेटा को एक्सेस करना है तो आपको इनको 4th से यहाँ से निकलना पड़ेगा 3rd तक, तभी आप 4th नंबर के डेटा को एक्सेस कर पाओगे। ये अपना सीक्वेंशियल एक्सेस होता है। ठीक है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका है टेप, जो अपना ऑडियो कैसेट या वीडियो कैसेट पहले आते थे। ऑडियो कैसेट हो चाहे वीडियो होगा, वीडियो में भी किसी आपको कोई एक स्पेशल पिक्चर का सीन देखना हो तो आपको वीसीआर में या वीसीपी में उसको आगे फॉरवर्ड करना पड़ता था, तब जाके ही वो एक्सेस होती थे। ठीक है, सेकंड अपना आता है रैंडम एक्सेस। रैंडम एक्सेस मैंने अभी आपको बताया कि रैंडमली रिकॉर्ड्स को एक्सेस करना है या डायरेक्टली रिकॉर्ड को एक्सेस करना। आपको 5th नंबर का गाना सुनना है, आपने डायरेक्ट 5 दबाया, आपने गाना प्ले होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मीडिया भी वैसा ही है। देखो पहले बात में सीक्वेंशियल एक्सेस है, तो सीक्वेंशियल एक्सेस में आपके टेप रहते हैं, मैग्नेटिक टेप रहते हैं। ठीक है, अब लोग टेप रहते हैं तो टेप का डेटा कैसा रहता है, टेप में रील, आपने देखा होगा रील बोलते हैं उसको। ठीक है, तो रील वो एक राउंड सर्कल रहता है, उसके ऊपर उसको रैप किया जाता है। ठीक है, उसको फॉरवर्ड करते हैं, तो मीडिया वैसा है ना। सीक्वेंशियल एक्सेस मतलब मीडिया वैसा है, इसलिए वो इस तरह से एक्सेस होती है। रैंडम एक्सेस में सीडी एंड डीवीडी, तो यहाँ पे मीडिया कैसा है, यहाँ पे मीडिया मतलब डायरेक्ट एक्सेस वाला मीडिया है। ध्यान रखिए, जब भी हम लोग डायरेक्ट एक्सेस या रैंडम एक्सेस की बात करते हैं तो मेरा मीडिया जो है जिस पर मेरा डेटा स्टोर है वो डायरेक्ट एक्सेस होना चाहिए। वो मीडिया डायरेक्ट एक्सेस को सपोर्ट करने वाला होना चाहिए, तभी मैं फाइल्स को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता हूँ, नहीं तो मैं फाइल्स को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। अब आप लोग आते हैं इंडेक्स सीक्वेंशियल। दोस्तों ये जो इंडेक्स सीक्वेंशियल मेथड है, दोनों का कॉम्बिनेशन है, मतलब इसमें फाइल्स सीक्वेंशियली भी रहती हैं और इसमें आप डायरेक्टली भी एक्सेस कर सकते हो। अब ये कैसे होता है? एक्चुअली होता क्या है कि इसमें की रहती है, उस की के आधार पे एक टेबल बनाई जाती है, उस टेबल के अंदर उन कीज को रखा जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पे की है जो है ABCDE है। अब मुझे मान लीजिए सी को देखना है, तो मुझे ए के बाद इसको सीक्वेंशियली जाना पड़ेगा ABC। जब मैं सी पे पहुंचूंगा तो मुझे यहाँ पे एक एड्रेस मिलेगा। ये एड्रेस क्या करेगा, इस एड्रेस से डायरेक्ट जाके मैं डायरेक्टली डेटा को एक्सेस कर सकता हूँ। सी पे गया तो मैं यहाँ पे चले जाऊँगा 11 नंबर की फाइल पे और इसको डायरेक्टली एक्सेस कर लूँगा। ठीक है ना। अगर मुझे डी को एक्सेस करना है तो मुझे यहाँ पे सीक्वेंशियली डी तक जाना पड़ेगा। ठीक है, डी पे जब मैं पहुँचूंगा तो मुझे एड्रेस मिल जाएगा कि यहाँ पे आपकी फाइल रखी हुई है, तो मैं डायरेक्टली जाऊँगा। यहाँ पे शायद 16 है नहीं, आगे 16 आएगा तो यहाँ पे 16 जाके 16 पे जाके मैं फाइल को एक्सेस कर लूँगा। अगर मुझे बी को एक्सेस करना है तो मेरे को ए से निकलना पड़ेगा, मैं बी पे पहुँचूंगा और बी पे पहुँचने के बाद मुझे यहाँ पे रिकॉर्ड मिल जाएगा सी वाला। यहाँ पे क्या मिला मुझे 6 मिला, तो 6 पे मैं डायरेक्टली जाऊँगा और 6 पे जाकर अपनी फाइल्स को यहाँ पे एक्सेस कर लूँगा। तो ये जो है इंडेक्स सीक्वेंशियल मेथड होता है। इसमें ये तो हो गया सीक्वेंस में कि डेटा आपका पूरा सीक्वेंस में रखा हुआ है। ठीक है, और ये हो गया अपना डायरेक्टली एक्सेस कि यहाँ पे आपका डायरेक्ट एक्सेस है। तो इस तरीके से अपन लोग जो है डेटा को जो है एक्सेस कर सकते हैं। जो 3 मेथड्स हो गए, सीक्वेंशियल, डायरेक्ट और इंडेक्स सीक्वेंशियल। चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं आगे के टॉपिक के लिए। अब यहाँ पे आपका शुरू होता है टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस। तो स्टोरेज डिवाइसेस मतलब डेटा जहाँ पे स्टोर किया जाता है। अभी मैं स्टोरेज डिवाइसेस की बात कर रहा हूँ, रैम का पार्ट खत्म हो गया, मतलब आपका जो वर्किंग एरिया था वो फिनिश हो चुका है, अभी स्टोरेज डिवाइसेस की बात है।
अब स्टोरेज डिवाइसेस मतलब कि जहाँ पे मेरा डेटा स्टोर होता है वो किन किन वो डिवाइसेस क्या क्या हैं। तो देखिए सबसे पहले जो भी मेन जो डेटा स्टोर होता है वो सारा डेटा जो है इन 3 टाइप के डिवाइसेस पे स्टोर होता है। पहला तो ऑप्टिकल डिस्क, दूसरा होता है मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस, तीसरा होता है फ्लैश मेमोरीज। इन तीनों में ही पूरा डेटा कंप्यूटर का स्टोर किया जाता है और मोबाइल का डेटा भी इन्हीं डिवाइसेस के अंदर स्टोर किया जाता है। सबसे पहले अपन लोग आते हैं ऑप्टिकल स्टोरेज के ऊपर। दोस्तों ऑप्टिकल स्टोरेज आपको पता है, जो आप सीडी यूज़ करते हो, डीवीडी यूज़ करते हो, ब्लू रे चिप यूज़ करते हो, वो सारा जो मेरा जो भी कुछ है वो मेरा ऑप्टिकल स्टोरेज है। ऑप्टिकल स्टोरेज का मतलब क्या होता है, जहाँ पे डेटा को रेस से स्टोर किया जाता है। ऑप्टिकल मतलब जहाँ पे लाइट टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है डेटा को स्टोर करने के लिए। अब लाइट टेक्नोलॉजी मतलब क्या, लाइट टेक्नोलॉजी मतलब लेज़र का यूज़। डेटा को राइट करने के लिए भी लेज़र का यूज़ करते हैं और डेटा को रीड करने के लिए भी लेज़र का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला जो ऑप्टिकल ड्राइव है वह ऑप्टिकल डिस्क जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है, सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है। इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, 700 MB। इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 700 MB होती है। वैसे इसको 900 MB तक भी मार्केट में लॉन्च किया गया था, पर ये अब अनअवेलेबल है, अब डीवीडी यूज़ होती है, ठीक है। 1982 में हुई थी इसकी शुरुआत। यहाँ पे आप डेटा को 700 MB का डेटा मैक्सिमम स्टोर कर सकते हैं। 80 मिनट्स के साउंड या ऑडियो इसमें रिकॉर्ड किए जा सकते हैं, ठीक है। सेकंड आती है डीवीडी, डिजिटल वीडियो डिस्प्ले, ठीक है। क्वालिटी बहुत इम्प्रूव हो गई थी। इसकी कैपेसिटी 4.7 GB ये इसकी कैपेसिटी थी। 1995 में लॉन्च हुई थी। इसकी कैपेसिटी लगभग इतनी ही है, ठीक है। ये ब्लू रे चिप है। ये खैर देखिए अभी जो मार्केट में है वो सीडी और डीवीडी मार्केट में है। ब्लू रे चिप आउटडेट हो चुकी है, क्योंकि इसके लिए इसको रीड करने के लिए, डेटा को रीड करने के लिए ब्लू रे रीडर्स आते हैं। जो ब्लू रे रीडर्स होते हैं वही ब्लू रे को रीड कर सकते हैं। इनकी कैपेसिटी 25 GB है, ठीक है। और ये 2006 से अवेलेबल होना स्टार्ट हुई थी, पर अब ये मार्केट से आउटडेट है, अभी इसको कोई यूज़ नहीं करता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ऑप्टिकल डिस्क डेटा को कैसे स्टोर करती है, क्योंकि आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है इसलिए मैं आपको पूरा समझा रहा हूँ। देखिए ऑप्टिकल डिस्क डेटा को स्टोर करने के लिए पिट्स और लैंड का यूज़ करती हैं। पिट्स का मतलब हिंदी में क्या होता है, गड्ढे, और लैंड का मतलब ज़मीन, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे देखिए इस तरह से रहेगा, जहाँ जहाँ पे आपका पिट रहेगा वहाँ उसको 0 मार्क रहेगा। जहाँ पे 1 रहेगा वहाँ पे आपका 1, जहाँ पे लैंड रहेगा वहाँ पे 1 मार्क रहेगा, ठीक है। ये आपका ये लैंड हुई, ये आपका 1 मार्क हो गया, बाकी आपका 0 0 0 है। यहाँ पे 0 0 0 0, यहाँ पे 0। जब भी आपका 1 रहेगा ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये होते हैं पिट्स और ये होती है लैंड। अगर हम इसको देखें थोड़ा सा डायग्राम में, तो ये आपके पिट्स हो गए। ये बहुत माइक्रो, इसका जो पिट की लेंथ होती है वो 0.833 नैनोमीटर होती है, 0.833 नैनोमीटर, ठीक है। और डिस्टेंस बिटवीन पिट 1.6 नैनोमीटर, 1.6 नैनोमीटर। ये दो पिट्स के बीच की दूरी है। ये सीडी के केस में होता है। अगर अपन डीवीडी की बात करें तो ये जो पिट की लेंथ होती है वो 400.400 नैनोमीटर हो जाती है, ठीक है। और डिस्टेंस जो है इनकी 0.74 नैनोमीटर हो जाती है। अब दोस्तों बनी बात है, उसी ऑप्टिकल डिस्क पे आप 700 MB स्टोर कर रहे हो तो पिट्स की जो दूरी रहेगी वो कम, और उसी पे डीवीडी पे आप 4.6 GB डेटा स्टोर है तो पिट्स की दूरी कम हो जाती है। तो ये 0.74 नैनोमीटर रहती है। तो ये था, इस तरह से डेटा आपका स्टोर होता है। जहाँ पे 0 स्टोर होना रहेगा वो, जहाँ पे 1 स्टोर होना रहेगा वहाँ पे ये ज़मीन रहेगी, ये लैंड रहेगी। और जहाँ पे 0 स्टोर होना रहेगा वहाँ पे 1 स्टोर रहेगा। ठीक है। तो ये द लैंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 1 एंड द पिट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 0। लैंड को 1 से रिप्रेजेंट किया जाता है और पिट्स को 0 से रिप्रेजेंट किया जाता है।
तो ये था आपका ऑप्टिकल डिस्क में डेटा किस तरह से स्टोर होता है, बिट्स और उनको किस तरह से दिखाया जाता है। अगर आपको ये एग्जाम में पूछते हैं तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं। थोड़ा सा ये फिगर्स याद कर लेना, ठीक है, ये फिगर्स थोड़े से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाले फिगर्स थोड़े से इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद कर लेना, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रहते हैं फिजिकल स्टोरेज, मतलब किस तरह से डेटा वहाँ पे रीड होता है, राइट होता है। देखो मैंने आपको बताया यहाँ पे पिट्स और लैंड रहते हैं, ठीक है। पिट्स डिनोट करता है 0, लैंड डिनोट करता है 1। अब यहाँ पे क्या होता है, जो ये सीडी की लेयर बता रहा हूँ या कोई भी ऑप्टिकल ड्राइव, सीडी, ब्लू-रे, डीवीडी, सबकी जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से ही होता है। सबसे ऊपर जो रहता है वो लेबल रहता है, ठीक है। फिर ये आपकी प्लास्टिक की लेयर आ गई, ये आपका बॉटम आ गया, यहाँ पे प्रोटेक्टिव पॉलीकार्बोनेट रहता है, ये पॉलीकार्बोनेट रहता है, और ये रिफ्लेक्टिव एल्यूमिनियम यहाँ पे बीच में रहता है, ठीक है। तो ये 4 लेयर का पूरा है। ये 4 लेयर से आपकी कोई भी ऑप्टिकल ड्राइव जो बनती है, चाहे वो सीडी हो चाहे वो डीवीडी हो, इन 4 लेयर से बनती है। पहला आपका ऊपर का लेबल, सेकंड आपका प्लास्टिक जिसके ऊपर आप उसको रखोगे, तीसरा आपका रिफ्लेक्टिव एल्यूमिनियम, बहुत पतली लेयर रहती है ये, और यहीं पे पिट्स और लैंड फॉर्म होते हैं। देखिए ये लैंड है, ये पिट्स है, ये लैंड है, ये पिट्स है। तो इस तरह से ये पिट्स और लैंड्स यहीं पे फॉर्म होते हैं, और ये आपके प्रोटेक्टिव पॉलीकार्बोनेट, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए पॉलीकार्बोनेट की लेयर चढ़ाई जाती है इसके ऊपर, ठीक है। अब होता क्या है, जब सीडी या डीवीडी को रीड किया जाता है तो जो लेज़र का जो मतलब सीडी और डीवीडी रीडर के अंदर लेज़र लगी रहती है, वो एक लाइट वेव पास करता है। जहाँ से लाइट वेव वापस आ जाती है वो 1 बन जाता है, जहाँ से लाइट रेज वापस नहीं आती वो 0 बन जाता है। ये डिजिटल डेटा हो गया, ठीक है। तो जहाँ से लाइट रेज वापस, अब वापस कहाँ से नहीं आएगी, पिट्स से वापस नहीं आएगी। तो जहाँ पे लाइट रेज पिट्स से अंदर पड़ती है वो एज ए 0 काउंट हो जाता है, ठीक है। और जहाँ से लैंड रहती है, जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है वो 1 काउंट हो जाता है। तो इस तरीके से ऑप्टिकल ड्राइव में डेटा को रीड किया जाता है। अब रीड करने के लिए क्या होता है, देखो ये रीड करने के लिए मैं आपको ये लेंस के लिए अपर्चर्स भी बता रहा हूँ। सबसे पहले सीडी की बात करते हैं। सीडी का जो अपर्चर है लेंस का वो 0.45 नैनोमीटर होता है, ठीक है, 0.45 नैनोमीटर होता है। ये उसका सीडी का लेंस का अपर्चर है, यहाँ से रेज निकलती है, ठीक है। और इसकी कार्बोनेट की लेयर जो होती है वो 1.2 mm की कार्बोनेट की लेयर होती है, ठीक है। और ट्रैक जो पिच रहता है ट्रैक का वो 1.6 नैनोमीटर्स का होता है ना। ये 2 मीटर्स के दो पिट्स के बीच की दूरी है। डीवीडी में क्या होता है, ये जो है अपर्चर होता है 0.6 नैनोमीटर का हो जाता है, ठीक है, 0.6 नैनोमीटर का हो जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा बड़ा था, आपको दिख रहा है, यहाँ पे वो थोड़ा बारीक हो गया। ये डीवीडी की बात कर रहे हैं अपन लोग, ठीक है। और यहाँ पे जो पिट्स की दूरी है मैंने आपको बताया 0.7 नैनोमीटर की हो जाती है। ब्लू रे में क्या होता है, ये अपर्चर 0.8 नैनोमीटर, ठीक है, और कम हो गया। ये पिट्स की संख्या इसी पे बढ़ गई, ठीक है, ये 0.30 नैनोमीटर का हो गया। तो इस तरीके से हमारा डीवीडी, सीडी और ब्लू रे काम करता है। दोस्तों उम्मीद है पसंद आया होगा। अब अपन आगे चलते हैं, इनके एडवांटेजेस क्या हैं। देखो सबसे पहले तो सबका एडवांटेजेस ये स्मॉल और पोर्टेबल है, चीप है, 10 रुपये 15 रुपये की एक डीवीडी आती है, ठीक है। इसमें आप बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकते हो, ठीक है ना, मतलब बहुत सारी मूवीज़, गेम्स हो, जो भी डेटा आपको रखना है वो आप रख सकते हो। और लगभग सभी जगह डीवीडी सीडी पाई जाती है, तो वहाँ से आप उसके रीडर्स भी पाए जाते हैं, तो आप उनको लेके डेटा को रीड कर सकते हो। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, देखो सबसे पहले तो इसमें स्क्रैच आ जाता है, तो स्क्रैच आने की वजह से डेटा करप्ट हो जाता है, ठीक है। इसका डेटा ट्रांसफर रेट स्लो होता है। आपने देखा होगा डीवीडी डालते हैं सिस्टम में, थोड़ा सा टाइम लगता है उसको रीड करने के लिए, ठीक है। अगर आपको डेटा को रीड या राइट करना है तो आप जो है उनके ड्राइव से ही डेटा को रीड और राइट कर सकते हैं। और अगला इसका जो लिमिटेशन है वो ये है कि भाई इसमें कितनी बार डेटा राइट हो सकता है। तो कई बार तो क्या होता है, सीडी में एक ही बार डेटा राइट होता है, सीडी खराब हो जाती है ना। डीवीडी में एक ही बार डेटा राइट होता है, वो खराब हो जाती है। अगर रीराइटेबल सीडी या डीवीडी आप लेते हैं, उसमें डेटा रीराइट करते हैं, तो उसकी भी एक लिमिटेशन है। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो उतना ही मतलब 3 या 4 बार से ज़्यादा डेटा राइट करने पे डेटा करप्ट हो जाता है। तो ये उसके डिसएडवांटेजेस है। अब अगला जो स्टोरेज है वो है मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस। अब दोस्तों मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस मतलब क्या, जिसमें मैग्नेट टेक्नोलॉजी का यूज़ किया हो,
ठीक है। इसके अंदर मेन जो होते हैं वो होते हैं फ्लॉपी, सीडी और हार्ड डिस्क, ये तीन इसके डिवाइसेस हैं। अब ये तो आपको पता है फ्लॉपी ये तो डिसकंटिन्यू हो चुकी है, ठीक है, ये मार्केट में अब मिलती भी नहीं है, ना ये अवेलेबल है, ना इसके रीडर्स अवेलेबल है। लेकिन आपको बता दूं ये दो टाइप में होती थी, ठीक है। इसका एक तो ये 3.5 इंच की आती है, एक 5.5 इंच की आती है। सबसे पहले जो आई थी वो 5.5 इंच की आई थी, ठीक है, वो काफ़ी बड़ी होती थी। अब वो सब कुछ ख़त्म हो गया है। एक 5.5 इंच की आती थी, एक 3.5 इंच की आती थी। 3.5 इंच की शायद आपने देखी होगी, फोटो में भी मैंने अभी आपको दिखाया है कि 3.5 इंच की फ्लॉपी ड्राइव है, ठीक है। और ये 5.5 इंच की फ्लॉपी ड्राइव जो थी वो भी ये है। अब इसमें डेटा को रीड और राइट करने के लिए हम स्पेशल एक मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल का यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक ऑक्साइड। इसका यूज़ जो होता है जितने भी फ्लॉपी डिस्क है आपकी, जो फ्लॉपी डिस्क है, इसके अलावा जो आपकी हार्ड डिस्क है, सभी में इस मटेरियल का यूज़ होता है डेटा को रीड और राइट करने के लिए। इस डेटा इसी से आइडेंटिफाई किया जाता है, यही मटेरियल यूज़ करते हैं। चलिए अब मैं फ्लॉपी का थोड़ा सा आपको अंदर का थोड़ा स्ट्रक्चर बता देता हूँ किस तरह से रहता है। देखिए ये तो बाहर का स्ट्रक्चर हो गया, इसके अंदर जो रहता है वो प्रोटेक्टिव कोटिंग रहती है ये प्लास्टिक की, ठीक है। और ये जो है ये मेरा मेन जहाँ पे डेटा मेरा स्टोर होता है, ठीक है, इसके अंदर डेटा स्टोर होता है। अब इसमें डेटा कैसे स्टोर किया जाता है, अब देखिए टेक्निक, ये टेक्निक जो है ये राउंड है, ठीक है। तो राउंड जितने भी ऑप्टिकल ड्राइव्स हैं या फिर फ्लॉपीज़ हैं, उन सब में डेटा स्टोर करने के लिए मैं ट्रैक्स और सेक्टर्स का यूज़ करता हूँ। डेटा इस तरीके से स्टोर किया जाता है, ठीक है। अब डेटा को स्टोर करने के लिए ट्रैक्स क्या होते हैं, ये जो राउंड है ये पूरे ट्रैक्स हैं, ये ट्रैक्स हो गए, ये पूरे ट्रैक्स हैं, ये ट्रैक, इस ट्रैक पे डेटा स्टोर करते हैं, ठीक है। और ये सेक्टर्स हो गए, इन ट्रैक्स को बांटने के लिए इन सेक्टर्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये सेक्टर्स हो गए, और इन ट्रैक और सेक्टर का कॉम्बिनेशन क्लस्टर हो गया। क्लस्टर मतलब कोई बड़ा मेमोरी एरिया जहाँ पे आप अपना डेटा यूज़ कर रहे हो या रख रहे हो, वो क्लस्टर हो गया, ठीक है। तो अभी समझ में आया होगा ट्रैक्स क्या होते हैं, सेक्टर्स क्या होते हैं और क्लस्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। डेटा को जहाँ पे भी ट्रैक्स खाली होते हैं, सेक्टर्स खाली होते हैं, जैसे एक सेक्टर नंबर ए में ट्रैक नंबर 3 खाली है तो वहाँ पे डेटा रख देंगे, सेक्टर नंबर बी में ट्रैक नंबर 2 खाली है तो उस पर डेटा रख देंगे। इस तरह से डेटा को स्टोर किया जाता है। अब अगला जो फ्लॉपी ड्राइव है वो है जिप ड्राइव। दोस्तों ये शायद आपने सुना भी नहीं होगा, ये बहुत कम समय के लिए मार्केट में अवेलेबल थी, फिर ये गायब हो गई। देखिए फ्लॉपी के अंदर आप मैक्सिमम 2 MB डेटा या 3 MB डेटा ही रख सकते थे, ठीक है। लेकिन ये जो जिप ड्राइव थी ये फ्लॉपी का एडवांस वर्जन थी और ये सेम फ्लॉपी जैसी दिखती थी, ठीक है। इसका ड्राइव, लेकिन इसको रीड करने के लिए हमें स्पेशल ड्राइव की रिक्वायरमेंट थी, इसको आपको जिप ड्राइव बोलते हैं, ठीक है। तो ये जिप ड्राइव रीडर जो है, इसके जिप ड्राइव रीडर जो है वो जिप ड्राइव को ही रीड कर सकती थी। इसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी थी वो 750 MB थी, ठीक है। इसमें भी सेम इसी टेक्नोलॉजी का इस तरीके से डेटा स्टोर होता था ट्रैक्स और सेक्टर्स के उसमें, और इसमें ही पॉलीकार्बोनेट लेयर जो मैग्नेटिक डिस्क रहती थी वो इस तरीके की ही रहती थी। पर इसमें वही जो पिट्स और जैसे अपन ने बोला वहाँ इसमें ट्रैक्स और सेक्टर्स दूर दूर हैं, और तो इसमें जो है पास पास करके उसी साइज़ के अंदर इसकी कैपेसिटी को बढ़ा दिया गया। ये थी आपकी जिप ड्राइव। दोनों ही अभी मार्केट से आउटडेट है, ना ये यूज़ आती है ना ये आपको देखने के लिए मिलेगी। चलिए अब अपन आते हैं मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस के अगले डिवाइसेस के ऊपर, जिसका नाम है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क दोस्तों आप सब अच्छे से जानते हैं कि हार्ड डिस्क क्या होती है। हार्ड डिस्क में हम डेटा को परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। सभी कंप्यूटर्स में लगभग हार्ड डिस्क का यूज़ होता है। इसको 1956 में पहली बार लॉन्च किया था। इसकी कैपेसिटी जो है मैक्सिमम 100 TB तक पहुंच चुकी है और ये इम्प्रूव होती जा रही है दिन पे दिन, ठीक है। अब हार्ड डिस्क के अंदर डेटा स्टोर होता कैसे है, देखिए टेक्नोलॉजी तो यही है, ये ट्रैक्स और सेक्टर की टेक्नोलॉजी और दूसरी टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी तो यही है, पर इसको क्या किया इन्होंने, इसको यहाँ पे क्या किया, देखो ट्रैक्स और सेक्टर्स है, सेम वही टेक्नोलॉजी है, ठीक है। पर क्या किया, इसको एल्यूमिनियम की प्लेट्स के ऊपर जो अपना मटेरियल अपन फ्लॉपी में यूज़ करते थे उसको यहाँ पे रख दिया। मतलब क्या हुआ, ये मेरी एल्यूमिनियम की प्लेट्स हो गई, इन प्लेट्स को मैग्नेटिक ऑक्साइड लगा दिया, ठीक है। इन यहाँ पे ऊपर भी लगाया और नीचे भी लगाया, तो ये प्लेट्स जो हैं दोनों तरफ डेटा को रीड और राइट किया जाता है, ठीक है।
अब जैसे ये हार्ड डिस्क है, ये हार्ड डिस्क का इंटरनल का स्ट्रक्चर है, ठीक है, लेकिन इसको अगर अपन देखेंगे तो इस तरीके से है, ये आर्म असेंबली है, यहाँ पे एक स्प्लिंडल है, उस स्प्लिंडल के अंदर ये सब प्लेट्स घूम रही हैं, ठीक है, और डेटा निरंतर, डेटा कंटिन्यूसली इन जो असेंबली के आर्म से, इनसे डेटा रीड हो रहा है और राइट हो रहा है। अब ये ऊपर की तरफ भी रीड हो रहा है और यहाँ नीचे की तरफ भी डेटा रीड और राइट हो रहा है। यहाँ डेटा ऊपर की तरफ भी रीड राइट हो रहा है और यहाँ पे नीचे की तरफ भी डेटा को रीड और राइट किया जा रहा है। यहाँ पे भी मतलब नीचे की तरफ भी डेटा रीड राइट हो रहा है और ऊपर की तरफ डेटा रीड राइट हो रहा है। तो इस तरीके से ये हमारा एक पूरी असेंबली है जिसके अंदर हम डेटा को रीड और राइट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको समझ में आया होगा कि हार्ड डिस्क किस तरह से काम करती है। सेम प्रोसेस वही है, ठीक है। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? तो दोस्तों इसके एडवांटेजेस क्या हैं मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहला तो ये बहुत वास्ट स्टोरेज है इसके अंदर और बहुत सारा डेटा आप इसके अंदर रख सकते हैं। सेकंड, इसकी ट्रांसफरिंग स्पीड बहुत हाई है, मतलब आप बहुत तेज़ गति से, बहुत तेज़ स्पीड से डेटा को इनपुट और आउटपुट ले सकते हैं। तीसरा, इसके अंदर डेटा परमानेंटली स्टोरेज है, मतलब नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। एक बार डेटा इसके अंदर स्टोर हो गया तो ये स्टोर रहता है जब तक उसको डिलीट नहीं किया जाए। तीसरी, इसकी जो कॉस्ट है वो ये कॉस्ट एफिशिएंट ड्राइव है, ये बहुत कम कॉस्ट पे बहुत ज़्यादा डेटा को स्टोर कर सकती है। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? तो दोस्तों डिसएडवांटेजेस तो सिर्फ एक ही है कि अगर मान लीजिए कुछ डैमेज होता है हार्ड डिस्क के अंदर तो पूरा डेटा आपका लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है, पूरा डेटा आपका लॉस्ट हो जाएगा। दूसरी बात ये क्या है, ये मैकेनिज्म के ऊपर बेस है, ठीक है, तो इसमें टूट फूट हो सकती है कि कुछ गिर जाए तो वो टूट भी जाए, ठीक है ना। तीसरी बात, ये पावर के मामले में बाकी डिवाइसेस से ज़्यादा पावर का यूज़ करती है। तो दोस्तों ये था हार्ड डिस्क क्या होती है, और कुछ एक टिप्स और ट्रैक्स बताना चाहूँगा मैं आपको ये बताना चाहूँगा। देखो, आपने कभी ये सुना होगा कि अपन सिस्टम को डायरेक्ट बंद नहीं करते, शट डाउन करते हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है? हम अगर डायरेक्ट भी तो बंद कर सकते हैं, डायरेक्ट में भी सिस्टम बंद हो जाता है, पर वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि क्या होता है कि ये हार्ड डिस्क जो है, ये इसकी जो स्प्लिंडल है, ये जो प्लेट्स हैं, ये 7200 आरपीएम की स्पीड से घूमती हैं। अब 7200 मतलब 7200 रोटेशन पर मिनट। आरपीएम मतलब होता है रोटेशन पर मिनट, मतलब एक मिनट में ये 7200 टाइम्स घूम जाती है। इतनी स्पीड से ये पूरी प्लेट्स घूमती हैं और इस तरह से डेटा यहाँ पे रीड और राइट होता है। जब आप सिस्टम को डायरेक्टली बंद करते हो तो ये जो डेटा रीड और राइट हो रहा है, इसके ये क्या होता है, ये बहुत सुई से भी छोटा महीन मार्क रहता है वहाँ पे, और वो क्या होता है डायरेक्टली इसके ऊपर जाके टच हो जाता है, इस स्प्लिंडल के ऊपर जाके टच हो जाता है। जब ये टच होता है तो इसके अंदर जो ऊपर इसमें लेयर लगी रहती है मैग्नेटिक ऑक्साइड की, उस लेयर के अंदर इसके अंदर स्क्रैच आ जाते हैं। जब स्क्रैच आते हैं तो डेटा रीड और राइट होने, उस एरिया में डेटा रीड और राइट होना बंद हो जाता है। इस तरह से धीरे धीरे करके अगर आप लगातार सिस्टम को डायरेक्टली बंद कर रहे हो तो आप धीरे धीरे करके आपके पूरे स्प्लिंडल्स में स्क्रैच आ जाएंगे और एक दिन आपकी पूरी हार्ड डिस्क खराब हो जाएगी, पूरा डेटा आपका करप्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग कभी भी सिस्टम को डायरेक्टली शट डाउन नहीं करते हैं, हम उसको शट डाउन करके ही बंद करते हैं, डायरेक्टली बंद नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक छोटा सा मेरा एक सजेशन था कि आप भी कभी सिस्टम घर पे अगर आपके हो और अगर आप सिस्टम डायरेक्टली बंद करते हो तो प्लीज़ आप उसको डायरेक्टली बंद मत कीजिएगा, उसको प्रॉपरली शट डाउन ही कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। फ्लैश मेमोरीज क्या होती हैं दोस्तों? आपने अपने सिस्टम के अंदर, आपने अपने मोबाइल के अंदर, आपने अपने कैमरा के अंदर कार्ड्स लगाए होंगे, आपने फ्लॉपी ड्राइव्स, पेन ड्राइव्स का यूज़ किया होगा। तो जितनी भी पेन ड्राइव्स हैं, फ्लॉपी पेन ड्राइव्स हैं, आपके जितने भी कार्ड्स हैं और जो भी आपके कैमरे के अंदर कार्ड लगे हुए हैं, वो सारे जितने भी सारे फ्लैश मेमोरी के अंदर आ जाते हैं। अब फ्लैश मेमोरी एक्चुअली इसको बोलते क्यों है फ्लैश मेमोरी? देखो एक्चुअली क्या होता है, ये मेरा इसके अंदर कुछ ऐसा तो है नहीं कि इसमें अपन मैग्नेट से डेटा को स्टोर कर रहे हैं। ये डिपेंड होती है, मतलब ये डेटा स्टोर करती है रजिस्टर्स के माध्यम से। ठीक है, अब व्हाट इज रजिस्टर? रजिस्टर का मतलब रजिस्टर क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जिसके अंदर डेटा स्टोर होता है। अगर मैं 0 1 की बात कर रहा हूँ
तो जब मैं मेमोरी की बात करूंगा तो रजिस्टर्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट विच स्टोर्स ए सिंगल डिजिट डेटा, ए सिंगल बाइनरी डेटा, या तो 0 या 1। अब क्या होता है, जब इन रजिस्टर्स को मिलाया जाता है तो वो बड़ा रूप ले लेते हैं। ठीक है, अगर उन 4 रजिस्टर्स को मिला दिया तो 4 बिट स्टोर होने लग गए, 8 रजिस्टर्स को मिलाया तो 8 बिट स्टोर होने लग गए, इस तरीके से। तो इसको बोलते हैं, ये इसको जिस कैटेगरी में रखा गया है, और अब ये जितने भी रजिस्टर्स वाली मेमोरी होती है सारी ये प्रोग्रामेबल मेमोरी होती है। ठीक है, अब इसमें ये जो है सारी इस कैटेगरी में लाई करती हैं, किस कैटेगरी में, ई रोम। अब ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब ये तो रीड ओनली मेमोरी है, लेकिन आप तो राइट कर रहे हो, हाँ ये रीड ओनली मेमोरी है, पर ये क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, मतलब इलेक्ट्रिक से आप उसको इरेजेबल कर सकते हो, प्रोग्राम कर सकते हो, लेकिन वो है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो जितने भी कार्ड्स आपके हैं वो सारे इस कैटेगरी में लाई करते हैं, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मतलब जितने भी डिवाइसेज, जो आपकी पेन ड्राइव हैं, जो आपके कार्ड्स हैं, उन सभी को आप इलेक्ट्रिकली इरेज भी कर सकते हो, दोबारा उसको प्रोग्राम भी कर सकते हो, और डेटा उसमें इलेक्ट्रिकली स्टोर होता है। ठीक है, तो ये मेरी फ्लैश मेमोरीज थी। चलिए, अब फ्लैश मेमोरीज के अंदर सबसे पहला डिवाइस, वो आप पता है पेन ड्राइव आप यूज़ करते हो, सबसे पहला डिवाइस है। मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, मैक्सिमम कैपेसिटी 1 TB है, लेकिन ये बढ़ रही है धीरे धीरे, 2013 में 1 TB पहुंच गई थी, अब तो और ज़्यादा हो गई होगी। ठीक है, ये क्या मतलब इसका कमर्शियल जो यूज़ है वो 2000 में चालू हुआ, बहुत स्मॉल साइज़ की रहती हैं, चीप रहती हैं, डेटा को ट्रांसफ़र करने के काम आती हैं, ये सब इसकी एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस ये हैं दोस्तों कि अगर कभी पानी में गिर जाए तो आपका डेटा ख़राब हो जाता है, अगर आप इसमें इलेक्ट्रिकल फ्लक्चुएशन आ जाए डेटा स्टोर करते टाइम पे, तो ये आपका पूरा डेटा इरेज हो सकता है। ठीक है, और ये आसानी से रीड और राइट की जा सकती है। अगर ये चोरी हो जाती है, क्योंकि बहुत छोटी है और इसका चोरी का खतरा अक्सर बना रहता है, घूमने का खतरा भी बना रहता है, तो अगर ये चोरी हो जाती है तो आपका इम्पोर्टेंट डेटा भी मिस हो सकता है, या थेफ्ट हो सकता है, या गुम सकता है। चलिए, अब अपन आगे आते हैं SSD। दोस्तों ये जो है, ये ड्राइव्स पहले 1995 में इंट्रोड्यूस हुए थे, पर अभी तक इसके बारे में आपने सुना नहीं था। लेकिन अभी आप देखोगे तो जितने भी लैपटॉप्स है उसमें सब में SSD का यूज़ हुआ है। इसको आप सॉलिड स्टेट ड्राइव्स बोलते हो। इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 1 TB तो थी, लेकिन ये बढ़ रही है लगातार, अभी और आगे बहुत बढ़ चुकी है ये अपन जो हार्ड डिस्क यूज़ करते हैं, मैंने आपको बताया था कि हार्ड डिस्क में क्या टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। हार्ड डिस्क के अंदर यूज़ होता है कि आप एक एल्यूमिनियम प्लेट है, उसके ऊपर आपने मैग्नेट का सब्सटेंस रखा हुआ है, उसको स्पिंडल घूमती है, डेटा उसको रीड और राइट करता है। तो वो डेटा जो रीड और राइट होता है वो बहुत स्लो प्रोसेस में होता है, क्योंकि वो मैकेनिकल डिवाइस है। अब मैकेनिकल डिवाइस है तो डेटा रीड होगा, फिर सर्किट से डेटा जाएगा, टाइम लगाता है। तो यहाँ पे SSD को इंट्रोड्यूस किया गया है। ये क्या है, सारे के सारे मेरे EEPROM, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी के कैटेगरी में आते हैं। अब आपको पता है कि पेन ड्राइव में डेटा कितनी जल्दी ट्रांसफ़र होता है, ये भी सेम उसके ऊपर आधारित है, और इसके अंदर डेटा इलेक्ट्रिकली जाता है, तो इसमें डेटा ट्रांसफ़र की स्पीड बहुत तेज़ रहती है। ठीक है, जब डेटा ट्रांसफ़र की स्पीड बहुत फास्ट है तो क्या होता है, अब इसको कहाँ यूज़ करने लगे वो लोग, अभी जो है SSD का यूज़ होता है लैपटॉप में हार्ड डिस्क की जगह। मतलब आप हार्ड डिस्क मत लगाइए, डायरेक्ट आप क्या लगाइए, डायरेक्ट आप लगाइए SSD। ठीक है, अब इससे होता क्या है, अब आपने देखा जब आप सिस्टम चालू करते हो, लैपटॉप चालू करते हो, या डेस्कटॉप चालू करते हो, तो थोड़ा समय कंप्यूटर को बूट होने पे लगता है। ठीक है, सिस्टम चालू होगा, पूरी फाइल्स को लोड करेगा, क्यों, क्योंकि वहाँ से डेटा कहाँ से उठ रहा है, डेटा उठ रहा है हार्ड डिस्क के अंदर। हार्ड डिस्क सबकी स्लो मेमोरी है, बहुत कम डेटा, मतलब स्पीड जो है डेटा हार्ड डिस्क की स्लो है, इसलिए डेटा को बूट करने में टाइम लगता है। लेकिन अब अगर मैं डेटा को यहाँ पे रख दूँ इस ड्राइव के अंदर, फिर सिस्टम को बूट कराऊँ, तो जी हाँ, यही कॉन्सेप्ट है। हम हार्ड डिस्क इसको यूज़ कर रहे हैं। अगर आप हार्ड डिस्क में या लैपटॉप में हार्ड डिस्क की जगह अगर आप इसको SSD को यूज़ करोगे, तो डेटा की आपका जो बूट टाइम लगता था, वो बूट टाइम आपका 10% रह जाएगा। मान लीजिए अगर पहले बूटिंग में आपको 2 मिनट लगते थे, तो ये 15 सेकंड्स में 10 सेकंड्स में पूरा सिस्टम बूट करके रख देगा, क्योंकि इसकी इस मेमोरी की स्पीड बहुत फास्ट है। और दूसरी बात ये क्या है, परमानेंट मेमोरी है, वोलेटाइल मेमोरी है, तो डेटा इसमें परमानेंटली स्टोर रहेगा। तो ये बहुत नई टेक्नोलॉजी है। और अगर मैं चाहूँगा आप लैपटॉप लेने जा रहे हैं तो आप जरूर, या डेस्कटॉप लेने जा रहे हैं तो आप जरूर ये टेक्नोलॉजी को चूज़ करें, क्योंकि इसमें डेटा की जो स्पीड है, अगर आप गेम खेलते हैं या आप कोई हैवी वर्क करते हैं,
तो आपको अंतर फौरन पता पड़ेगा कि हाँ यहाँ पे अंतर है, हार्ड डिस्क कितनी स्लो है और ये कितनी फास्ट तरीके से डेटा को एक्सेस करती हैं। चलिए दोस्तों अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए ये कार्ड्स तो दोनों आपको पता ही है कि आप यहाँ पे ये कार्ड्स है। अब इसमें क्या है, मल्टीमीडिया कार्ड होता है और एसडी कार्ड होता है, दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब मल्टीमीडिया कार्ड और एसडी कार्ड में अंतर क्या है, तो दोस्तों क्या है, जैसा आप डिजिटल कैमरा है, अगर आप डिजिटल कैमरा यूज़ करते हो तो उसमें ये बड़ा वाला कार्ड यूज़ करते हैं, इसको मल्टीमीडिया कार्ड बोलते हैं। इस कार्ड को बनाया ही इसलिए गया था कि इसके अंदर जो पिक्चर्स को स्टोर किया जा सके, पिक्चर्स को स्टोर किया जा, जो मूवी शूट हो रही है उसको स्टोर किया जा सके, ठीक है। तो इस तरीके से ये मल्टीमीडिया कार्ड बोलते हैं। और जो एसडी कार्ड है वो आपको पता है कि ये सिक्योर डिजिटल है, क्योंकि आपका जो मोबाइल है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें सिक्योर करनी रहती हैं, ठीक है, और उसमें बहुत सारा डेटा भी स्टोर होता है। तो ये साइज़ में छोटा होता है और ये इसको सिक्योर डिजिटल कार्ड्स बोलते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा सिक्योर होता है। लेकिन अब वो तो सिक्योर क्या, अब तो सभी जगह एक ही चीज़ यूज़ होने लगी है, तो वो दोनों एक ही कैटेगरी में लाए होने लगे हैं। पहले जब बना था तो उनका कॉन्सेप्ट यही था कि इसको हम सिक्योर करेंगे और ये थोड़ा सिक्योरिटी पर्पज से ज़्यादा सिक्योर रहेगा एमएम कार्ड की बजाय। लेकिन अभी सब एक ही कैटेगरी आने लगी है, जितने भी मोबाइल फ़ोन्स या फिर जो भी डिजिटल कैमरा अभी आ रहे हैं सब में एसडी कार्ड्स ही लग रहे हैं, ये बड़े वाले कार्ड्स तो बंद हो गए। तो दोस्तों ये था आपका फ्लैश मेमोरी का एंडिंग। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं फ्लैश मेमोरी डिवाइसेस के, इन कार्ड्स के, इनके कार्ड छोटे रहते हैं, डेटा की स्पीड बहुत फास्ट रहती है, ठीक है, इनको आप कहीं पे भी लेके जा सकते हैं, बहुत कम पावर में डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसका डिसएडवांटेजेस, क्योंकि पता है आपको कि भाई कार्ड महंगे आते हैं, तो कंपेयर टू हार्ड डिस्क ये बहुत महंगे पड़ते हैं। इनको भी एक समय तक ही यूज़ किया जा सकता है, ठीक है, बार बार इसको रीड और राइट करेंगे तो कई कार्ड्स तो बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाते हैं, ठीक है, और ये बहुत आसानी से गुम भी सकते हैं। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस है। अब अपन लोग लास्ट टॉपिक है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, लास्ट जो टॉपिक है वो है नेमिंग कन्वेंशन इन पीसी। दोस्तों ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि आप अपने कंप्यूटर में जो फाइल बनाओगे उसका नाम क्या रखोगे। तो कंप्यूटर ने कुछ, विंडोज़ ने कुछ रूल्स बनाए हैं, उन रूल्स के आधार पर ही आप इन फाइल्स का नाम रख सकते हो। इन रूल्स से हटके आप फाइल्स का नाम नहीं रख सकते। जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट रूल है, आप इन फाइल्स को इन नाम से नहीं रख सकते, LPT1, LPT2। आप कभी रीनेम करके रखना, फाइल इनसे रीनेम हो जाती है क्या, कभी रीनेम नहीं होगी, क्योंकि आपके पोर्ट्स हैं, इन पोर्ट्स के नाम है, कंप्यूटर इनको पोर्ट्स की जगह यूज़ कर सकता है। दूसरी बात, जब भी आप कोई फाइल यूज़ करोगे तो हम इन कैरेक्टर्स का यूज़ नहीं कर सकते फाइल को स्टोर करने के लिए, क्योंकि इन कैरेक्टर्स को सिस्टम खुद यूज़ कर सकता है, ठीक है ना। रिजर्व्ड यूआरएल कैरेक्टर्स आप प्रॉपर्ली स्केप्ड, रिजर्व्ड यूआरएल कैरेक्टर मतलब सेटिंग नहीं रख सकते, है ना। आप और भी बहुत सारे, माई कंप्यूटर है, माई कंप्यूटर से नाम, मतलब माई कंप्यूटर है ठीक है, फिर भी चेंज हो जाता है। तो कुछ ऐसे नाम जो सिस्टम यूज़ कर रहा है या कंप्यूटर यूज़ कर रहा है उनको आप नहीं रख सकते। फाइल मस्ट नॉट एंड विथ फॉरवर्ड स्लैश, फाइल कभी भी फॉरवर्ड स्लैश से एंड नहीं हो सकती है। डायरेक्टरी नेम्स कैन नॉट बी एंड विथ फॉरवर्ड स्लैश, डायरेक्टरी नेम हो या फाइल नेम हो दोनों ही फॉरवर्ड स्लैश से एंड नहीं हो सकती हैं। डायरेक्टरी या फाइल का नाम 255 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है ना। डायरेक्टरी और फाइल केस प्रिजर्विंग और केस इनसेंसिटिव होती है, मतलब अगर छोटे वाला ABC और बड़े वाला ABC दोनों ही फाइल अलग अलग प्रिजर्व करेंगी। तो दोस्तों ये कुछ नेमिंग फाइल कन्वेंशन पीसी थे, ये समय समय पे चेंज भी होते रहते हैं। जब विंडोज़ आया था तब कुछ वो नेमिंग कन्वेंशंस थे, फिर जब विंडोज़ XP आया तो नेमिंग कन्वेंशन चेंज हुए, हो सकता है ये आगे भी चेंज होते रहे। तो ये था अपना यूनिट नंबर 3, ये पूरा ख़त्म हो गया दोस्तों, इसमें कुछ बचा नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करूँगा कि वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करो, शेयर करो और वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करो। दोस्तों वंदे मातरम, जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में यूनिट नंबर 4 के साथ।